नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ रहा। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर मनुष्य मन में किसी बात को ठान लेता है तो बड़े से बड़े काम को भी वो सफलतापूर्वक कर लेता है। तो बताओ तो सही, स्वयं किए हुए कार्य, स्वयं मतलब खुद किए हुए कार्य। तो घर, विद्यालय, परिवेश, त्योहार। घर, विद्यालय, परिवेश। परिवेश यानी पर्यावरण। तो इस जगह पर अगर आपने कौन से कार्य किया है तो आपने कल्पना शक्ति के आधार पर या सोच विचार कर आपको यहाँ पर स्वयं किया हुआ कार्य लिखना है। तो इस पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। ये संबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, एक संबा गांव की कहानी है। तो बारिश के दिन थे, जो धुआंधार बारिश मतलब जोर से बारिश हो रही थी। तो पाठशाला की घंटी बजी, लेकिन बारिश होने के कारण प्रार्थना बाहर मैदान पर नहीं हुई। तो प्रार्थना कहां पर हुई? कक्षा में हुई। हमारे भी स्कूल का वैसा ही होता है। जब बारिश के कारण मैदान में पानी होता है या प्रार्थना के वक्त बारिश होती है तो हमारे भी प्रार्थना हमारे गुरुजी कहाँ लेते हैं? कक्षा में लेते हैं। उसी तरह ये संबा गांव की जो पाठशाला थी, उस पाठशाला की प्रार्थना कहाँ हो गई? कक्षा में हो गई। तो प्रार्थना होने के बाद गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने छात्रों की उपस्थिति ली। उपस्थिति मतलब हाजिरी, प्रेजेंटी। तो गुरुजी को उपस्थिति लेने के बाद ये ध्यान में आया कि आज कक्षा में बहुत से छात्र कमाए हैं। तो उन्होंने छात्रों को इतने सारे बच्चे अनुपस्थित रहने का, एब्सेंटी रहने का कारण पूछा। तो सभी बच्चों का एक ही जवाब आया, गुरुजी वही नाला। अब नाला और पाठशाला, इन दोनों का क्या संबंध है? तो हम ये आगे देखेंगे। तो ये संबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लागना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखो, तो जो ये संबा गांव था, ये देखो, ये संबा गांव, इस गांव के बीचों बीच एक नाला था, बड़ा सा नाला। तो क्या होता था, जब बारिश होती थी तो इस नाले में कम से कम 4-5 फीट पानी भर जाता था। तो बड़े बुजुर्ग जो लोग थे वो क्या करते थे? अपने गाय बैल भैंसों को लेकर जैसे तैसे नाला पार करते थे। लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह नाला पार करना संभव नहीं था और इसी नाले के कारण गांव 2 टुकड़े में बंट गया था। एक ओर थी स्कूल, एक ओर थी पाठशाला, लोगों के खेत, और एक तरफ थी बस्ती, मतलब लोगों के घर थे। तो जो बड़े लोग थे उनको तो खेतों के काम से रोज खेत में जाना पड़ता था। तो वो क्या करते थे,
अपने बैल के साथ, अपने गायों के साथ, भैंसों के साथ जैसे तैसे नाला पार करते थे। लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको वो नाला पार करना संभव नहीं था, क्योंकि नाला बड़ा सा था। छोटे छोटे बच्चे उतना खतरा नहीं उठा पाते, क्योंकि उसमें बहकर जाने की भी संभावना थी। इसलिए क्या होता था, जब जब जोरों की बारिश, सॉरी ऊपर एक शब्द है देखो, कठिन शब्द, लांगना। लांगना मतलब पार करना, तो नाले को पार करना संभव नहीं था। तो क्या होता था, जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह सब बाकी एक कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो ये जो बात थी, एक साल की बात नहीं थी। हर साल, मतलब जब जब बारिश के दिन होते थे तब तब बारिश के कारण वो, जब भी बारिश आती थी वो नाला भरता था। नाला भरने से जो विद्यार्थी थे, जो स्कूल के छात्र थे, वो स्कूल में न जा पाते थे। उसके कारण उसका जो असर था वो सीधा स्कूल के उपस्थिति पर पड़ता था। तो पूरा सप्ताह, एक दिन की बात नहीं, तो पूरा सप्ताह उसके कारण वो विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा पाते। जब तक उस नाले का पानी उतर न जाता तब तक छात्रों का, विद्यार्थियों का स्कूल में जाना, पाठशाला में जाना संभव नहीं था। तो ये तो कहानी हर साल बन चुकी थी। कोई कौन सी कहानी, गांव में बरसात का आना, बरसात के कारण नाले में पानी भरना, पानी भरने के कारण पाठशाला से बच्चों को छुट्टी लेना। मतलब ये जो गीत था वो हर साल गांव में मतलब हर साल ये प्रचलित हो गया था। तो इसका असर क्या होता था, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण विद्यार्थी की जो पढ़ाई थी वह पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो पढ़ाई नहीं होने के कारण, ज्यादा स्कूल में अनुपस्थिति होने के कारण जो वार्षिक परीक्षा थी, उस वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी बहुत ही होशियार थे वह भी विद्यार्थी क्या होते थे, तो जो श्रेणी है, श्रेणी मतलब हमारे मार्क, उसमें पीछे रह जाते थे। तो इस कारण सब विद्यार्थी परेशान थे। लेकिन करे तो क्या करे, मार्ग मिलना, रास्ता मिलना असंभव था। तो असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यह संभावना एक दिन एकाएक काम आ गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बाद वर्षा थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहां क्यों बैठे हो? तो देखो, जहां हम कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता या समाप्त हो गया, संभावना नहीं है, तो जहां हम समाप्त कहते हैं, जहां हम असंभव कहते हैं, वहां से संभवता शुरू हो जाती है, या जहां हम समाप्त कहते हैं वहां से नई चीज की शुरुआत हो जाती है। तो असंभव शब्द में से अगर अ निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, संभव। तो यही संभव शब्द काम कर गया। अब कैसे काम कर गया देखो, तो उस दिन तो भारी वर्षा, यानी मतलब तेज वर्षा, जोर से वर्षा जो हो रही थी, तो दोपहर के समय में वर्षा थोड़ी सी रुक गई। तो वर्षा रुक जाने से क्या हो गया, बच्चे घर से बाहर आ गए। और चौपाल मतलब हम जिसे चौक कहते हैं, जहां से बहुत से रास्ते निकलते हैं,
तो उस चौक में, उस चौपाल में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। बरगद यानी हम जिसे मराठी में कहते वड। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक क्या था, चबूतरा, मतलब बैठने के लिए क्या हुआ, एक कट्टा रहता है जिसमें बड़े बुजुर्ग या बच्चे बैठकर गपशप मारते हैं। तो ऐसे उस चबूतरे पर कुछ बच्चे इकट्ठा हो गए और उनकी गपशप चलने लगी। तो तुषार ने तभी बोलते बोलते बातें करते समय कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहां क्यों बैठे हो? मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, उनके बड़े बुजुर्गों ने कहानी बताई होगी उनको कि इस पेड़ पर भूत है, उस पेड़ पर भूत है। वो क्या करते हैं, वही कहानी हमें दोहराते हैं, वही कहानी हम दूसरे को दोहराते हैं। लेकिन बच्चों, असल में भूत कैसा होता है, या भूत होता है या नहीं होता है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ बनाई हुई कहानी है। इसलिए भूतवीत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर अपनी बात आगे बढ़ाई। तो तुषार के इस बात को किसने काटा? जुई ने काटा। तो जुई ने क्या कहा कि आज तक तो भूत को किसी ने देखा नहीं है। वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, असल में होता है या भी नहीं होता है? तो ये जो बातें है सिर्फ कल्पना, मतलब हमारा मन का रहम है, और ये बकवास मतलब सब झूठी बातें हैं। तो मनगढ़ंत बातें मतलब मन की बनाई हुई कहानी, असलियत में कुछ भी सच नहीं है। तो ऐसा कहकर जुई ने क्या किया, तुषार की बात को वहां पर काट लिया। तो आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, देखो तो बच्चों का यहां पर कितना नुकसान हो रहा था। उज्ज्वला ने क्या कहा, इस बरसात के दिनों में 14 दिन अपसेंटी, मतलब देखो पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान वहां पर हो गया। और उस कारण उज्ज्वला क्या थी, परेशान थी। मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। तो उज्ज्वला की अनुपस्थिति 14 दिन की थी, लेकिन यहां पर शुभम क्या कह रहा है, मेरी तो उपस्थिति सिर्फ 14 दिन की है। देखो तो इसका मतलब शुभम का तो इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान है। जब ये शुभम ने बात की तो मजाक से सारे बच्चे वहां पर हंसने लगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। लेकिन आशीष नामक विद्यार्थी ने यह बात सीरियस मतलब गंभीरता से ले ली। उसने कहा, ठीक है, ये हंसना चर्चा करना ये ठीक बात है, लेकिन कब तक ऐसे होते रहेगा? ये तो बरसात हर साल होने वाली है, हर साल ये हमारा नुकसान होने, तो ऐसा पढ़ाई का नुकसान हम कब तक होने देंगे? हाथ पर हाथ देकर बैठना मतलब कब तक हम ऐसे देखते रहेंगे? तो आशीष के बात को काटते हुए आगे देखो, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो आशीष ने जो गंभीरता से बात उठाई थी, बाकी बच्चों ने क्या किया, उसे मजाक में ले लिया। तुषार ने क्या कहा, हम तो छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। तो सब बच्चे ये बात फिर से दोहराने लगे। जिस तरह गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, उसी तरह हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, इस प्रकार का गाना गाकर सब तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है।
मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। लेकिन ये जो ऊपर का हंसना था, मजाक उड़ाना था, वो दामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने क्या कहा, उसने बच्चों को हंसने के लिए रोक दिया। और उसने क्या, वो जो दामिनी ने जो कहा कि कोई कुछ कर सकता है तो हम ही है, तो दामिनी के जो ये जो वाक्य था, तो इस वाक्य में आत्मविश्वास था। दामिनी को पर विश्वास था कि हम बच्चे हैं लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या ही नहीं जिसका निदान ना हो या जो छूट नहीं सकती। तो प्रकृति ने विचार करने की शक्ति जो है सारे प्राणियों में सिर्फ मनुष्य को दी है। तो इस बुद्धि का इस्तेमाल कर बुद्धि के माध्यम से हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। और ये विश्वास किसे था, दामिनी को था। अगर हम सब मिलकर विचार करेंगे तो किसी के ना किसी के मस्तिष्क से कुछ ना कुछ तो विचार, कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें जरूर निकलेगी। यह दामिनी ने वहां पर बच्चों को समझाते हुए कहा। तो दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। तो जैसे ही दामिनी ने बच्चों को समझाया, छात्रों को समझाया, तो वहां पर सबको दामिनी की बात अच्छी लगी। मतलब दामिनी की बातों में दम लगा और सब बच्चे क्या करने लगे, इस बात का हल, इस बात समस्या का उपाय सोचने में मग्न हो गए। तभी अचानक क्या किया, आशीष ने कहा कि मुझे हल मिल गया, मतलब इस समस्या का समाधान मुझे मिल गया। तो कितने भी बरसात हो, हर साल हम इस बरसात में क्या कर सकते हैं, पाठशाला जा सकते हैं। तो आशीष जो ये बातें बता रहा था, उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास था और उत्साह भी था। तो सबने एक साथ पूछा, कैसे? सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो सबने पूछा, बोलो तुम्हें क्या समाधान मिल गया? तो आशीष ने कहा, हम उस नाले पर क्या बनाएंगे, एक पुल बनाएंगे। लेकिन मित्र आश्चर्यचकित हो गए, हम छोटे बच्चे पुल कैसे बना सकते हैं? तो आशीष ने उनके बात का अंदाजा लेते हुए कहा, और उसने जो कहा उसमें पूरा आत्मविश्वास था, उसको विश्वास था। उसी विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ हम पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो उसने कहा, आशीष ने वहां पर, शहर में जो पुल होते हैं वो पुल तुम आप सबने देखे ही होंगे। तो ठीक है, वो तो पुल देखे है, लेकिन इंटरनेट अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, मतलब गूगल हो या यूट्यूब हो, अगर वहां जाकर हम टाइप करेंगे पुल बनाने का तरीका, तो वहां बहुत से वीडियो सामने आ जाएंगे और जो पुल बनाने का तरीका है उसके माध्यम से हम जान पा सकते हैं, मतलब जानकारी उसमें से पा सकते हैं। तो ये तो कुछ नहीं, हमारा गांव का नाला तो बहुत छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट का, तो वो कुछ पुल बनाना वहां पर कठिन नहीं है। तो किसने कहा? आशीष ने कहा। तो पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यह संभा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। तो जिस तरह जंगल में अगर एक जगह पे आग लग जाए तो देखते देखते हवा के कारण वो आग पूरे जंगल में जैसे फैल जाती है, वैसे ही बच्चों की जो ये चर्चा थी पुल बनाने की, वो चर्चा पूरे गांव में फैल गई। और ये बच्चों का आत्मविश्वास देखकर
बच्चों की इच्छा शक्ति देखकर सारे गांव के लोगों को लगा ये छोटे छोटे विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे, इनमें इतना हौसला, ये हौसले की प्रशंसा सारा गांव करने लगा। और विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अगर कुछ भी काम करना हो और सफलतापूर्वक करना हो तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है। मतलब उस जो हम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वह किस तरह से होगा, इसको पैसा कितना लगेगा, किस तरह हम वो काम करेंगे, तो उस बात की जानकारी लेना पहले जरूरी रहता है। तो बच्चों ने क्या किया, उनके समूह मतलब गट बना दिया और आठ गट को अलग अलग कार्य दे दिया गया। तो सबसे पहले उन्होंने लगने वाले जो साहित्य था, उस साहित्य की सामग्री की सूची यानी लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो, ज्यादा खर्च नहीं आने वाला था, सिर्फ एक घर को 20 रुपए खर्चा, यानी पूरे गांव ने वो 20-20 रुपए वहां पर दे दिए। तो पाठशाला के शिक्षक, गांव के लोग सभी उसमें सभी ने सहायता की। सभी बच्चों की सहायता के लिए आगे आ गए थे। और जो पुल बनाने के लिए जो वहां पर पैसे लगने वाले थे, वो पूरी राशि मतलब पूरे पैसे वहां पर क्या हो गए, जमा हो गए। अब बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। देखो, बुजुर्ग, बड़े लोगों के पास अनुभव बहुत रहता है, क्योंकि उन्होंने सब सहा हुआ होता है, वो काम किया हुआ होता है, उनके पास बहुत से अनुभव रहते हैं। युवा मतलब जो तरुण जवानी रहती है, नवयुवक, उनके पास शक्ति रहती है। और उनके साथ मिलकर बच्चों का तो उत्साह 7वें आसमान पर था। मतलब उनमें तो बहुत से उत्साह था। तो सभी मिलकर, एक साथ मिलकर वहां पर काम कर रहे थे। संगठित मतलब साथ में। तो सबके साथ आने के कारण काम जो था, वह काम वहां पर जोरों से चल रहा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। देखो, पुल बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, मतलब पत्थर, ईंटें, सीमेंट के पाइप, बंजर जमीन मतलब न पिकने वाली जमीन से मिट्टी निकाली गई। और गांव के जो छगन बाबा नाम के जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, उन्होंने जितनी रेती लगने वाली थी, रेत मतलब जिसे हम वालू कहते हैं, तो उन छगन बाबा ने क्या किया, जितनी चाहिए रेत वहां पर उपलब्ध करा दी गई। तो पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखो, साथ में काम करने लगे। और जो साथ में काम किया जाता है, वह काम 100% वहां पर हो ही जाता है, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और हर दिन मतलब सब एक साथ काम कर रहे थे, तो एक एक कदम कामयाबी की ओर या स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ने लगा था गांव। तो जो उनका लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था उनका, पुल को बनाना। तो सब एक साथ काम कर रहे थे, तो उसका नतीजा ये मिल रहा था कि वह अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास जा रहे थे। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो, इनके रोज के प्रयासों के कारण जिस दिन की वे रास्ता देख रहे थे, जिस दिन की ये राह देख रहे थे,
वह खुशी का दिन, आनंद का दिन आ गया था। मतलब जो वर्षों से लेकर उनका प्रश्न था, वर्षों से लेकर उनकी कठिनाई थी, वह उन्होंने केवल 15 दिनों में पूरी की। कैसे पूरी की? क्योंकि उसमें पूरे गांव का सहयोग था और कितने वर्षों से पड़ा हुआ काम सिर्फ 15 दिनों में वहां पर पूरे गांव वालों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर वहां पर पूरा कर दिया। तो एक गांव के लिए अद्भुत क्षण था, क्योंकि जिस कारण बच्चों का नुकसान हो रहा था वह काम वहां पर पूरा हो चुका था। तो गांव वालों को भी एकता का महत्व, संगठन का महत्व, श्रमदान का महत्व समझ में आ गया था। श्रमदान, एकता मतलब सब मिलकर रहना, संगठन एक जगह पे आके काम करना, श्रमदान मतलब मेहनत करना, और वह तीनों बातें मिलकर यहाँ पर रंग लाई थी। इनका सपना पूरा हो गया था। बरसात में इस बाहर भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल तो पूरा हो चुका था, बारिश अभी भी चालू थी, नाले में पानी था, लेकिन वहां पर जो पुल सबने मिलकर बनाया, वो पुल के कारण नाले का कोई भी खतरा नहीं था और बच्चों की अनुपस्थिति भी अब रहने वाली नहीं थी। तो सारे बच्चे उस पुल के माध्यम से हंसते खेलते, मतलब बिना बारिश के दिनों में या गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में जैसे जाते थे, वैसे आराम से हंसते खेलते पुल पर से वहां पर जाने आने लगे। तो पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां रहा। तो पुल भी छात्रों को, विद्यार्थियों को मानो शाबाशी दे रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था और ये मन ही मन कह रहा था कि जहां चाह मतलब जहां चाहत है, कुछ तो करने की लगन है, मन में इच्छा है, वहां रहा मतलब वहां रास्ता, वैसे बच्चों को, वैसे इंसानों को रास्ता मिल ही जाता है, वह अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो इन्हें अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगठन की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो जूही का इसमें बड़ा योगदान था। तो उसने क्या किया, आखिर में जो उसका बड़ा भाई था, जिससे कि संगठन की जानकारी थी, उसके माध्यम से उसने जो पुल का उद्घाटन था, उसका जो वृत्तांत था, वृत्तांत मतलब पूरी जानकारी, तो उसने संगणक पर तैयार कर दी और जो शिक्षा के निरीक्षक थे, उस निरीक्षक के सामने उन्होंने वो पेश कर दिया। तो इस तरह बच्चों ने अपने हौसले से, समझदारी से, काबिलियत से, मतलब चाहत से वहां पर अपना जो कार्य था, वह कार्य वहां पर पूरा करने का काम कर दिया। तो इसका अनुवाद जो किया है, तो इनका नाम है संजय भारद्वाज। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी है कि कौन सा भी काम असंभव नहीं है। अगर हम उस काम को मन में करने की ठान लेते हैं, तो बड़ा सा बड़ा काम भी बड़े ही आसानी से सफल कर सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एकता, संगठन और श्रम की आवश्यकता है। तो इन चीजों को अगर जीवन में सफल होना है, तो एकता, संगठन और श्रम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपने जो ध्यान से वीडियो देखा, आप सबका धन्यवाद।